हमें जुदा करने की कोशिश की जा रही है, और इस जुदा करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारी बीजेपी का है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि हम लोग किसी सूरत से भी एक जगह रहें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे, हमारे कारोबार एक दूसरे के बगैर नहीं है, हम जिंदा नहीं रह सकते एक दूसरे के। पोलराइज तो दोनों तरफ से किया जा रहा है। पोलराइज कहाँ से हो गया भाई? ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या योगी जी और मोदी जी बचाने के लिए आ जाएंगे? बात ये नहीं है। बात ये है कि इस तरीके की बातें करके, कि जिस तरीके की उन्होंने 80 और 20 का खेल रचा रहे हैं, और हर सूरत से मंदिर मुद्दा, ये सी मंदिर, वो सा मंदिर, लोगों को गाय का मुद्दा, वो बता रहे हैं फोर लाइन डलवाया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि नया बिजली घर हमने लगवाया। किसने? समाजवादी की सरकार में। तो सरकार ने करवाया, मतलब वो जो है चीफ मिनिस्टर ने करवाया या विधायक ने करवाया? तो विधायक, अरे उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर उन्हें करवाना होता, वो मुख्यमंत्री यहाँ थोड़ी अगर खुद करेंगे। रूटीन वे के काम है, वो कोई भी हुकूमत आए वो काम होने हैं, वो रूटीन वे के हैं। कोई सी सरकार हो, ये स्टेट हाईवे जिले से जिले को जोड़ने का काम, या आज से 30 साल पहले सैंक्शन हुआ। सबसे ज़्यादा टिकट तो मुसलमानों को ही दिया उन्होंने। टिकट तो वो देती हैं, पैसा ले रही हैं, पैसा लेके टिकट, मुसलमान के अलावा दूसरा कोई और नहीं है पैसा देने वाला। वो उनकी यही नज़र है कि मुसलमान को जो पैसा उनके पास है वो पैसा लेके उन्हें कमज़ोर कर दो। चुनाव दर चुनाव लगातार 5 बार के विधायक हैं, संभल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मैंडेट बढ़ता गया, कभी घटा ही नहीं। तो जनता उन्हें चुन रही है, जनता उनको उनके काम पर ही तो चुन रही है। जनता उनको उनके काम पे नहीं डर रही, जनता को डरा कर वो वोट ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि आज़ाद खड़े होकर देख लें, एक बार आज़ाद लड़ें वो, उसके बाद में उन्हें पता चल जाएगा उनकी औकात क्या है। बहुजन समाज है, बहुजन समाज का जनता जान चुकी है, जनता को मालूम है कि वो बीजेपी की पार्टी है। उनकी 2 सीटें आएँ या 4 सीटें आएँ, जो भी सीट आएंगी उत्तर प्रदेश में, वो खुल्लम खुल्ला मायावती जी इस बात को कह रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगी, बीजेपी को सपोर्ट करेंगी। वो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 25+ कर जाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। वो 25+ नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह हमारे जो हैं वो लाख से ऊपर ही जाएंगे, आप देख लीजिएगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में 1600 किलोमीटर दूर से बैठे असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी मांगने चुनाव में उतर चुके हैं। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं संभल विधानसभा सीट से AIMIM के प्रत्याशी मुशीर खां तरीन साहब। मुशीर साहब, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द हल्ला बोल का। पहला सवाल मेरा यही था कि समाजवादी पार्टी से अलायंस की बात चल रही थी, उन्होंने अलायंस नहीं किया। BSP से भी चल रही थी, उन्होंने अलायंस नहीं किया। और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, RLD एक गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी। वो गठबंधन बीजेपी को नहीं हटा पाया, तो आपके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी कैसे हटा देती? देखिए, अब ये तो समाजवादी के अपने ऊपर है, उनको किस बात का डर था, उन्होंने हमारे साथ में अलायंस नहीं किया। और रहा ये कि उनके अपने जो वोट बैंक था, जो अपनी कम्युनिटी का उनका वोट बैंक था, वो उनके साथ नहीं है। वो मिसाल जैसे अभी आपने कहा कि 2019 में इनका गठबंधन के साथ में जो चुनाव हुआ था, तो इनका अपना वोट बैंक इनके साथ नहीं रहा और मुस्लिम मतदाताओं ने इनका साथ दिया। लेकिन जहाँ जहाँ मुस्लिम सीट्स थीं वहाँ तो सीटें जीत गई, बाकी के जो और जगहें थीं वहाँ से करारी हार हुई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस इलेक्शन में जो 2019 के थे उसमें ओवैसी साहब लड़ने के लिए आए थे? ओवैसी साहब ने कुछ अपना हिस्सा लिया था, तो कहाँ गया फिर वो वोट? क्यों नहीं गए वो मुलायम सिंह जी के और बहुजन समाज के साथ? तो इनका वोट बैंक जो था, उन्होंने सपोर्ट की बीजेपी को, मुस्लिम सपोर्ट मिली बहुजन समाज और समाजवादी को। तो ये जो है पूरी तरीके से ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि हमारा जो है मुसलमानों का के ओवैसी साहब जो हैं वो हैदराबाद से आ रहे हैं और वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा का सारा एक भय दिखा रहे हैं
बीजेपी आई का भय दिखाकर ये अपना फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इनका कौन सा वोट बैंक है? इनका वोट बैंक तो ये मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक मानते हैं। यही तो इनकी सोच है कि मुस्लिम वोट बैंक जो इनका था वो इनके पैरों के नीचे से वो निकल चुका है, वो खिसक चुका है। इसीलिए सारी गाज जितनी भी गिर रही है वो ओवैसी साहब के ऊपर गिर रही है। तो AIM का कौन सा वोट बैंक है? हमारे पास तो हमारा दलित वोट हमारे साथ है, मुस्लिम वोट हमारे साथ है। हर दबा, हर कुचला तबका, जो गरीब तबका है, जो परेशान हाल है, वो सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, वो हमारे साथ है। आपके साथ है। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 31% वोट 2014 में बीजेपी को पड़ा, 2019 में 39% के करीब वोट बीजेपी को पड़ा। तो ज़्यादा वोट तो उनके खिलाफ पड़ा है, हिंदुओं ने वोट उनके खिलाफ करा है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो हैं सभाओं में कहते हैं कि 75% हिंदुओं ने वोट बीजेपी को दिया। लेकिन देश में तो बीजेपी के खिलाफ हिंदुओं ने ज़्यादा वोट करा है। नहीं, अगर देश में नहीं, आंकड़े हैं। नहीं, बीजेपी के आंकड़ों से क्या होगा भाई? आप ये बताइए कि अगर नहीं दिया होता, उन्हें मुसलमान ने तो वोट दिया नहीं बीजेपी को। ये तो खाली मूली की बात है कि मुस्लिम सपोर्ट बीजेपी को मिले। बीजेपी को मुस्लिम सपोर्ट नहीं मिली, बीजेपी को हिंदू वोट मिला और डराकर उनसे वोट मांगा गया। सब हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू कभी ये नहीं चाहेंगे देश का बंटवारा हो। हम लोग सब जो है एक साथ, एक मोहल्लों में, एक बस्तियों के अंदर रहते हैं, एक दूसरे के खानों में हम लोग शामिल होते हैं, एक दूसरे की खुशी गम में शामिल होते हैं। हमें जुदा करने की कोशिश की जा रही है और इस जुदा करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारी बीजेपी का है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि हम लोग किसी सूरत से भी एक जगह रहें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे, हमारे कारोबार एक दूसरे के बगैर नहीं है, हम जिंदा नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। तो ये हमें जुदा करने की कोशिश की जा रही है और हमारे साथ में जो ये भेदभाव करके हमें एक दूसरे से जुदा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा ख़तरा देश के लिए बन रहा है। ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। अपने मफाद के लिए, अपने सत्ता के लिए ये इस तरह के काम जो है कर रहे हैं, जो बहुत ही छोटे और गिरे हुए काम हैं। बीजेपी चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, मथुरा का मुद्दा हो। तो आपको नहीं लगता असदुद्दीन ओवैसी भी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सा? एक बयान उन्होंने दिया कि योगी मोदी बचाने नहीं आएंगे। तो आपको नहीं लगता ऐसे बयानों से चुनाव पोलराइज होगा? नहीं, तो ये योगी मोदी सही बात है, क्या बचाने के लिए आएंगे? दूसरी ये कि 80 और 20 का जो वो है, वो क्या है? वो कोई खेल है? हंसी मजाक है वो? नहीं, तो पोलराइज तो दोनों तरफ से किया जा रहा है। पोलराइज कहाँ से हो गया भाई? ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या योगी जी और मोदी जी बचाने के लिए आ जाएंगे? बात ये नहीं है। बात ये है कि इस तरीके की बातें करके, कि जिस तरीके की उन्होंने 80 और 20 का खेल रचा रहे हैं, और हर सूरत से मंदिर मुद्दा, ये सी मंदिर, वो सा मंदिर, लोगों को गाय का मुद्दा, तो इस तरीके के मुद्दे बना कर ये लोग जो हैं डरा रहे हैं और डराकर लोगों को ये हवा दिखा रहे हैं कि हम किसी सूरत से जो हिंदू समाज है उसको पोलराइज करें, कि उसको एक लाइन पर लेकर आएं और जैसे उनकी जो स्कीम है, जो उनकी सोच है, उसके ऊपर हम कामयाब हों। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो अच्छी तरह से जान गई है। बहुत बड़े बदलाव के मूड में उत्तर प्रदेश की जनता है। यहाँ के लोग बेरोज़गार हो चुके, यहाँ के लोगों की जो है इतना परेशान है, कोई कारोबार किसी के पास नहीं है। मुद्दों को छोड़कर, जो असल मुद्दे हैं, जो असल ज़रूरत है देश को, उन सारी बातों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम की बात, गौ कशी की बात, मंदिरों की बात, ये सारी बातें जो हैं निकाल कर लाई जाती हैं। इसको अच्छी तरह से जनता समझ गई। अब उनके बहकावे में आना उन्होंने छोड़ दिया। मुसलमान किसके साथ है इस बार? समाजवाद पार्टी कह रही है कि इस बार मुसलमान हमारे साथ हैं, बीएसपी कह रही है हमारे साथ हैं, और असदुद्दीन ओवैसी तो नहीं, देखिए बीएसपी के साथ तो मुसलमान नहीं है। उसकी वजह यह है कि बीएसपी मायावती जो हैं वो बराबर ये कह रही हैं कि मेरी अगर 2 सीटें भी आई तो हम बीजेपी के साथ जाएंगे। मुसलमान किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेगा। तो उन्हें तो नकार चुकी है मुस्लिम जनता बहुत अच्छी तरीके से। सबसे ज़्यादा टिकट तो मुसलमानों को ही दिया उन्होंने।
टिकट तो वो देती हैं, पैसा ले रही हैं, पैसा लेके टिकट, मुसलमान के अलावा दूसरा कोई और नहीं है पैसा देने वाला। वो उनकी यही नज़र है कि मुसलमान को जो पैसा उनके पास है वो पैसा लेके उन्हें कमज़ोर कर दो और उनको जो है लड़वा दो। तो ऐसा नहीं है। अब वो उसके अलावा दूसरा काम जो है, जैसे समाजवादी रही, समाजवादी की कोशिश ये होती है कि हम जो है वो मतलब बहुजन समाज तो इस तरीके से कर रही है कि उन्होंने कह दिया कि भाई हम जो है बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इनकी कोशिश यह है कि मुस्लिम वोट ले लो और सत्ता हासिल कर लो, चीफ मिनिस्टर बन जाओ। इससे पहले जितनी बार भी चीफ मिनिस्टर बने मुस्लिम सपोर्ट से बने, और मुसलमानों के नाम पे कोई विकास इन्होंने किया हो, कोई काम मुसलमानों के लिए किया हो तो आप बताइए। भीख की तरह पूरे, अभी हमने आप देखिए संभल में इन लोगों ने कितने लैपटॉप दिए, 25 लैपटॉप पूरे संभल डिस्ट्रिक्ट को मिले। सिर्फ 2 ई रिक्शाएँ संभल को मिली। 2 रिक्शाएँ देने के बाद में संभल धन्य हो गया उनका कर्ज दूर। तो खाली मूली की ये बातें जो हैं ये अच्छी नहीं हैं। आपने मुसलमानों का वोट लिया, आप चीफ मिनिस्टर बने, आप रक्षा मंत्री बने, लेकिन संभल वालों को दिया कुछ नहीं। वायदे किए, एक वायदा कोई समाजवादी ने पूरा किया हो तो आप बताइए। यहाँ के एमएलए हैं, विधायक हैं, यहाँ के विधायक हमेशा आते हैं, 6ठी बार एमएलए हो चुके हैं, क्यों नहीं करते मुद्दों के ऊपर बात? क्यों नहीं आते अपनी असल बात के ऊपर, जो संभल की ज़रूरत है उस बात को क्यों नहीं उठाते? किस लिए पार्टी का सहारा लेते? किस लिए बीजेपी का रुख दिखाते हैं? बीजेपी का हुआ दिखाएंगे, वो आ गई, बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई, ये कह के पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। जो 5 साल पहले इलेक्शन हुए थे उसमें भी लोगों को डरा कर कि हमारी हुकूमत आ रही है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये कह कर लोगों को जो है उन्हें मिसगाइड किया और उनका वोट हासिल किया। और फिर उसके बाद में आप देखिए कि दूर दूर तक भी सत्ता से के पास होकर नहीं गुजरे। तो वही चीज़ अब आ रही है। हाँ, लेकिन चुनाव दर चुनाव लगातार 5 बार के विधायक हैं, संभल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मैंडेट बढ़ता गया, कभी घटा ही नहीं। तो जनता उन्हें चुन रही है, जनता उनको उनके काम पर ही तो चुन रही है। जनता उनको उनके काम पर नहीं डर रही, जनता को डरा कर वो वोट ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि आज़ाद खड़े होकर देख लें, एक बार आज़ाद लड़ें वो, उसके बाद में उन्हें पता चल जाएगा उनकी औकात क्या है। समाजवादी का वोट बैंक ले रहे हैं और बीजेपी का डर सामने दिखा रहे हैं, बीजेपी का डर दिखा के वोट हासिल करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। रहा ये कि वो 6 बार विधायक बन गए और उनके विकास के ऊपर उन्हें वोट मिल रहा है। विकास के नाम पे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे संभल में एक भी वो जो है शिक्षा मंत्री रहे, अपने शिक्षा मंत्री के पीरियड में वो एक डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज बहुत दूर की चीज़ है, वो सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल बता दें कि संभल में उन्होंने उनके दौर में एक प्राइमरी स्कूल खुला हो। नहीं, मेरी उनसे बात हुई थी। एक तो वो कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे वो, यूनिवर्सिटी का तो उनसे कोई लेने माध्यमिक हाँ, उसके बाद भी वो बता रहे हैं कि उन्होंने आर्ट स्कूल कहाँ बताइए बनाए, कौन से खोले बताइए, कहाँ है उसका नाम? आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, आपने पूछा? नहीं, मुझे तो थोड़े बताए थे लेकिन मैं मिस कर गया। नहीं, तो उन्होंने कुछ नहीं करवाया, कोई स्कूल कोई कॉलेज उन्होंने नहीं करवाया। हद यहाँ तक है उनके अपने जो फादर के नाम से स्कूल चल रहा है वो भी इस तरीके का लूला लंगड़ा स्कूल चल रहा है कि उनके यहाँ पर साइंस बायोलॉजी नहीं है, बिना साइंस के वो स्कूल चला रहे हैं। और जब उनसे कहा किसी ने कि भाई ये फाइल है, इसके ऊपर सिग्नेचर कर दीजिए, ये यहाँ पे साइंस होनी चाहिए, तो उन्होंने फाइल को बंद करके रख दिया कि संभल वालों को जो देना था वो मैं दे चुका, मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो, इतनी ज़रूरत थी उन्हें। तो जो इस सोच का इंसान हो कि संभल के लोगों को मैं जानता हूँ कितनी ज़रूरत है, तो और वो आदमी किस सूरत से जनता का अच्छा सोचेगा? नहीं सोचेगा। वो किसी सूरत में पढ़ाई करवाने की या उनको एजुकेशन देने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा संभल वालों को ये सोचा कि यहाँ के लोग अगर पढ़ लिख गए तो इनके नारे कौन लगाएगा, इनकी दरियाँ कौन बिछाएगा। सिर्फ इस खातिर अपना हित देखते हुए संभल की जनता को पढ़ाई से महरूम रखा गया। मेरी अभी उनसे बात हो रही थी विधानसभा चुनाव को लेकर।
अच्छा, आप उनसे सवाल कीजिए ना, उनसे पूछिए आपने केंद्रीय विद्यालय किस लिए भेज दिया, क्यों उसके ऊपर मना लिख के भेज दिया कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की जरूरत नहीं, है। मैं पूछूंगा, अभी मेरी उनसे भी बात है इसके बाद। बिल्कुल पूछिए आप उनसे। हाँ, मैं पूछूंगा। लेकिन मेरे साथ में उनसे ये भी पूछिए कि जो आदमी प्राइमरी स्कूल नहीं खुलवा पाया हो, वो आदमी डिग्री कॉलेज खुलवा देगा। हमारी ज़मीन दी हुई, हमने राम गोपाल जी से वो डिग्री कॉलेज सैंक्शन कराया, तो वो हमारा सैंक्शन कराया हुआ वो उनका था, उन्होंने करवाया। राम गोपाल जी ने क्या करवाया फिर? राम गोपाल जी यहाँ से एमपी होकर गए थे, मुलायम सिंह जी यहाँ से 2 बार एमपी होकर गए, उन्होंने संबल के लिए क्या करवाया बताए? ये जो अस्पताल खुला है जो मरा हुआ हाथी की तरह है, इसके अंदर डॉक्टर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई उसकी ब्लड बैंक नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस लिए नहीं है? वो उन्होंने करवाया। और अगर उन्होंने करवाया तो फिर राम गोपाल जी ने क्या करवाया? नहीं, लेकिन सारे लोग क्रेडिट लेंगे, सारे जितने भी हैं, मैं चीफ मिनिस्टर के सब ने, अगर चीफ मिनिस्टर साहब से पूछेंगे, हमने किया था उनसे सवाल, तो उन्होंने जवाब ये दिया, अरे मैंने सारी सड़कें बनवा दी संभल की, सारी भाई तो संभल की सड़कें बनी हुई हैं, वो बता रहे हैं 4 लाइन डलवाया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि नया बिजली घर हमने लगवाया। किसने? समाजवादी की सरकार में। तो सरकार ने करवाया, मतलब वो जो है चीफ मिनिस्टर ने करवाया या विधायक ने करवाया? तो विधायक, अरे उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर उन्हें करवाना होता, वो मुख्यमंत्री यहाँ थोड़ी अगर खुद करेंगे, रूटीन वे के काम है, वो कोई भी हुकूमत आए वो काम होने हैं, वो रूटीन वे के हैं। कोई सी सरकार हो, ये स्टेट हाईवे ज़िले से ज़िले को जोड़ने का काम या आज से 30 साल पहले सैंक्शन हुआ है। ये सारे रोड्स जो हैं, बिजनौर और बदायूं हाईवे, ये 30 साल से सैंक्शन हुआ पड़ा है। तो ये जो है अब बनना है आहिस्ता आहिस्ता, ये तो रूटीन वे का काम है, ये काम इन लोगों की देन नहीं है। इन लोगों का काम करवाने का था, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया, रोडवेज क्यों नहीं बनवाया, दूसरे और चीज़ें। यहाँ पे कोई गरीब आदमी अगर शादी के लिए खड़ा हो तो मैरिज हॉल के चक्कर में वो कर्जे लेता है और कहाँ से लेकर अपनी बेटी की शादी करवाता है। अगर यहाँ पर कुछ मैरिज हॉल खुल जाए तो वो गरीब लोगों को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। नहीं, 1000 रुपये फीस जमा होगी और मैरिज हॉल में शादी करके घर जाएगा वो। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, इनके ऊपर ध्यान कौन देगा, कौन करेगा इन कामों को? क्या बात है, संभल में लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है? संभल में अभी पिछले दौर में एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर आया, 1 महीना बिजली घर के सामने वो खड़ा रहा, सिर्फ इस वजह से कि पुलिया टूट जाएगी। वो ट्रेला जो है अंदर दाखिल नहीं हो पाया, उसमें मिट्टी भरवाते, कोई ना कोई इंतज़ाम करवाते, उस ट्रेले को अंदर पहुंचवाते और वो यहाँ पे संभल के लोग चैन की सांस लेते। कितनी बड़ी कैपेसिटी का था वो ट्रेला, यहाँ से 1 महीना खड़े होके वापस चला गया। आजम भाई ने वहाँ पर रामपुर में बुलवाया और वो वहाँ पे हो गए। ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे, क्यों नहीं करवाते अपनी निधि से ये काम? लोग जो है बिजली से महरूम हैं। कहीं पे मान लीजिए 250 का ट्रांसफार्मर रखा जाना है, 100 का रखा हुआ है, रोज़ फूकता है वो। अपने पास से लोग पैसे दे देकर ट्रांसफार्मर बदलवा रहे हैं। क्यों ऐसा है? ये अन्याय क्यों हो रहा है? वो मैं कहता हूँ कि एक रात बिना लाइट के रहकर दिखा लें, तब मैं बताऊंगा। यहाँ के लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन बिना लाइट के रातों दिन रहते हैं। कैसी कैसी गर्मी, कैसा टाइम उन लोगों ने गुजारा। पंखा भी उनके पास नहीं, उनका लाइट की वजह से पानी उन्हें नहीं मिलता, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? लेकिन वो एक तो सरकार में नहीं है इस वक्त, और फिर विधायक तो नहीं है। उस टाइम भी उन्होंने कुछ नहीं किया, जिस टाइम पे सत्ता में थे, कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनना पसंद किया, उन्होंने जनता की तरफ को देखना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपनी सीरीन फैक्ट्री लगाई, अपनी गोश्त फैक्ट्री लगाई, इसके अलावा उन्होंने अपने विकास के अलावा जनता के विकास करने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन मेरी अभी उनसे जब बात हो रही थी तो वो तो किसी को फाइट में नहीं मान रहे, ना बहुजन समाज पार्टी हो या AMM हो या BJP, किसी को फाइट में नहीं मान रहे। क्योंकि जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो चुनौती थे उनके लिए वो दूसरी विधानसभा पहुँच गए। देखिए, ये है घमंड की बात, और घमंड जो है, गुरूर जो है, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। उन्हें इसी बात का घमंड है कि बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ विकास किए हुए मुझे ऐसे घर बैठे वोट मिल जाता है। संभल की जनता को वो अपनी जागीर समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये मेरी ग़ुलाम है, ये इसको मैंने ख़रीद रखा है, इनकी सोचने समझने का इनके पास कुछ नहीं है। मैं जब चाहूँगा खड़ा हूँगा, करूँ या नहीं करूँ, मुझे वोट मिलता चला जाएगा। इस घमंड में वो इस बार भी हैं। पिछली बार भी संभल के लोगों ने उनके इस घमंड को तोड़ा था। 20,000 वोटों से संभल शहर से वो हारे थे, और गांव देहात में वो वहाँ पे इन्हें अच्छा वोट मिल गया था। यूँ कि गांव के लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल ही नहीं सोच पाते।
और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ से जीत गए वो। लेकिन इस बार जो है उनका ये घमंड, उनका गुरूर इंशाल्लाह ज़रूर चकनाचूर होगा, क्योंकि ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है और दुनिया में भी ये जो है नकारा जाएगा। तो वो इस घमंड को उठाकर रख दें, उनकी बहुत करारी हार होने वाली है और जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उन्हें आना भारी पड़ रहा है। लोग मुंह पे खड़े होकर एक एमएलए के लिए जो कैबिनेट मंत्री रह चुका हो, कोई एक रास्ता चलता आदमी उनसे ये कहे कि चले जाइए हमारे मोहल्ले से, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ आने की, किस बेस के ऊपर आप वोट मांग रहे हैं, आपने संबल को बेकार कर दिया, आप निकम्मे विधायक हैं, डूब मरने की बात है। ऐसे आदमी को डूब मरना चाहिए कि एक कैबिनेट मंत्री है और कैबिनेट मंत्री को जनता जो है इस तरीके के जवाब देकर उसे अपने मोहल्लों से बाहर कर रही है। बीएसपी भी इस बार चुनाव लड़ रही है। बीएसपी से जो प्रत्याशी हैं हाजी शकील कुरैशी साहब, मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक को। तो कहीं ऐसा ना हो आप भी लड़ें, वो भी लड़ें, वो भी लड़ें और बीजेपी मामला निकल जाए। तो फिर ये बात जो है, ये जो पुराने विधायक हैं उनसे कहिए ना कि भाई आपको 30 साल हो गए कब्ज़ा किए हुए, आपकी पुश्तों में जो है आप 70-75 साल से जो है संबल को के प्रतिनिधि बनते चले आ रहे हैं। तो अब आप थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, दूसरे जो नए लोग हैं उनको मौका दीजिए जो ताकि कुछ करें। भाई आपने कुछ नहीं किया, आप नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं है, हम पिछली बातों को भुला रहे हैं, लेकिन आगे के लिए तो दूसरों को मौका दें, वो इस बात को सोचें और वो बैठ जाएं। तो नए में तो 2 हो गए ना, आप भी हो गए, बीएसपी वाले। देखिए नए में मैं भी हूँ, वो भी हैं, और इसके बाद में फिर जो है आपकी कांग्रेस भी है। तो सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के जो वो हैं जो मैडम हैं वो भी अपनी जीत के दावे कर रही हैं कि मैं जीत जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है, वो तो सभी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, सारे लोग करते हैं। लेकिन उनकी जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज का जनता जान चुकी है, जनता को मालूम है कि वो बीजेपी की पार्टी है। उनकी 2 सीटें आएँ या 4 सीटें आएँ, जो भी सीट आएंगी उत्तर प्रदेश में, वो खुल्लम खुल्ला मायावती जी इस बात को कह रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगी, बीजेपी को सपोर्ट करेंगी। बीजेपी को सपोर्ट करेंगी तो बीएसपी भी चुनौती रहेगी या नहीं? नहीं, हम तो नहीं, हम तो ये कहते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि ये लोग सामने नहीं टिक पाएंगे। बहुत भारी वोटों से इंशाल्लाह जीत होने जा रही है AIMIM की। लोग ओवैसी साहब के साथ हैं, एक विकल्प के तौर पे ओवैसी साहब को देख रहे हैं, और मुझे जो है मेरी तरफ लोगों की नज़रें हैं और मुझसे बहुत बड़ी उम्मीदें लोग लगाए हुए हैं। मैं जनता से आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए इस बात को कि आपकी जो एजुकेशन है, देखिए जो एजुकेटेड लोग होते हैं वही एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। आप जब आदमी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो किस सूरत से नहीं, वो तो पढ़ाई लिखाई की बात करेगा। शहर विधायक तो मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं ले रहा, वो AMU या कोई भी हो, क्यों नहीं किया फिर उन्होंने, क्या कैसे पढ़े लिखे हैं वो? पढ़ाई सबसे पहला सवाल उनके मुंह पर रहना चाहिए, सबसे पहला काम उनका होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इतने पीरियड में कोई एक कॉलेज, कोई एक स्कूल उनके दौर में खुला हो तो वो बताएं। तो एजुकेशन की जो अहमियत है वो एजुकेटेड लोग ही समझ सकते हैं, वो जानते हैं कि एजुकेशन क्या चीज़ है। मेरे भाई नदीम भाई इंजीनियरिंग करके जब आए तो उनकी ख्वाहिश थी कि जब भी मैं किसी काबिल हुआ तो मैं इंशाल्लाह इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों के लिए एक हॉस्टल बनाऊंगा। यूं कि वो वहाँ पर देखकर, हालात देखकर देख चुके थे कि उनके दौर में हॉस्टल मैसर नहीं होते थे इंजीनियरिंग के तलबा के लिए। तो उनकी ख्वाहिश रही, क्योंकि उस दौर से वो गुजर चुके, तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा हॉस्टल यूनिवर्सिटी को दिया। तो मैं वही मिसाल देकर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी के दिल में दर्द जब ही होगा जबकि उस लाइन से वो गुजर चुका हो और हालात को देख चुका हो। तो मैं इंशाल्लाह, मैं और मेरा पूरा परिवार जो है वो पूरी तरीके से ये कोशिश है हम लोगों की कि संबल के लोगों को शिक्षा मिले, संबल के लोगों को दूसरे ढंग की चीज़ें या
जो वक्ती तौर से पैसे की मदद होती है वो एक ज़रूरी है, वो भी दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो है यहाँ पे शिक्षा की है। संभल के लोगों को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक यहाँ की गुर्बत, यहाँ की परेशानी, यहाँ की बेरोज़गारी किसी सूरत में जो है दूर नहीं होगी। यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के जो MLA MP हैं वो इस बात के ऊपर गौर करें, वो सोचें कि एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उनके दिल में 2-5% भी संभल के लोगों की हमदर्दी है तो उन्हें चाहिए कि वो एजुकेशन के ऊपर काम करें। और अगर वो उनके दिल में थोड़ा सा भी रहम होता तो मैं समझता हूँ ये काम 100% करते। उनके दिल में संभल की जनता के बारे में 1% भी हमदर्दी नहीं है। आखिरी सवाल मेरा, शहर विधायक कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के 1 लाख पार, BSP के प्रत्याशी कह रहे हैं 1 लाख पार, BJP के प्रत्याशी से बात की तो वो भी 1 लाख पार। आप भी अपना एक बता दीजिए। आपसे मोटा सा हिसाब मैं कर रहा हूँ। पिछली बार 80,000 वोट लिए थे उन्होंने, 79,000। वो वोट जो था 79,000 उन्होंने लिए थे। इस बार उनका वोट बैंक कहाँ बढ़ा? भाई शकील साहब बहुजन समाज के जो वो हैं कैंडिडेट, वो उन्हीं के आदमी थे। उन्होंने रातों दिन उनका इलेक्शन लड़ाया था। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए उनके ऊपर लुटाए थे, उनके इलेक्शन में लुटाए थे। और वो अपना अलग वोट बैंक लेके और एक तरफ हो गए। वो वोट बैंक किसका गया? वो सब उन्हीं का तो गया। तो अब उनका वोट बढ़ा कहाँ से? जिस जगह पे जिस गाँवों के एरिया में गुमसानी और कमालपुर और रतुपुरा, ये जो एरिया था, इन सारे एरियो से वो अच्छा वोट बैंक लेकर आए थे। तो वहाँ पे जो मुझे वोट मिल रहा है वो किसका कम हुआ? उन्हीं का हुआ ना। वो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 25+ कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। वो 25+ नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह हमारे जो है वो लाख से ऊपर ही जाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए शुक्रिया इंशाल्लाह। ये थे संभल विधानसभा से AIMIM के प्रत्याशी मुशीर खां तरीन साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन उस्मान के साथ मोहम्मद आमिर दहल्लू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।